Okay, start with the name of Allah, and I welcome to all of you in this subject, especially which is title is compiler construction. Uh, ये सब्जेक्ट है, इसको हम लेकर चलेंगे और इसके हम पहले तो देखेंगे कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्या है, ये सब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है। उसके बाद उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और एप्लीकेशन के बाद जो है उसको हम थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में इंट्रो और कुछ सब्जेक्ट के हवाले से चीज़ें होती हैं जिसको हम पेश नज़र रखेंगे। अगेन वही कि आपके फिर वो अटेंडेंस भी काउंट होंगी और उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट्स और कुछ टास्क दिया जाएगा जिसकी कुछ मार्किंग होंगी और उसके बाद फिर मिड होगा आपका और देन फिर फाइनल जो है वो आपका सेमेस्टर। ओके बेटा, कंपाइलर जिसके नाम से ही हमें पता चल जाता है, इवन अब तो हम काफ़ी कह लें कि वो हमारा अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि कंपाइलर बुनियादी तौर पे क्या है और क्या काम करता है। बट हम तो जो पढ़ के आए हैं, मसलन फर्स्ट ईयर से लेकर टिल टू नाउ, जितनी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होंगी, यकीनन उसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर और इनके आपको थोड़ा बहुत नहीं बल्कि किसी हद तक काफ़ी इंट्रो होगा। बट इस सब्जेक्ट में हम इसको उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि जिसे हम सी में पढ़ते हैं या जावा में पढ़ते हैं, इवन पाइथन या सी शार्प में पढ़ते हैं कि जी कंपाइलर वो है, वो आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है और ऑब्जेक्ट कोड बना के फिर मशीन को दे देता है। मशीन उसमें से हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करके आपको आउटपुट जनरेट करके दे देता है। दैट्स अ बेसिकली कंपाइलर, और यकीनन यही काम होता है कंपाइलर का और इतना ही काम होता है। बट इस सब्जेक्ट में हम वो सारे स्टेप्स देखेंगे कि ये सारा जो काम कंपाइलर करता है बुनियादी तौर पे है क्या, और फिर वो काम जो करता है तो उस काम को करने का मैकेनिज्म क्या है, और कैसे कंपाइलर को पता चल जाता है कि जी सिंटैक्स एरर कैसे डिटेक्ट कर लेता है और सिमेंटिक जो है वो एरर्स कैसे डिटेक्ट कर लेता है। इवन उसके साथ साथ वो आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सिंबल टेबल भी कहते हैं, वो उसको मेंटेन करता है ताकि पता चले कि जी वेरिएबल्स कितने हैं, क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उससे पहले हम कंपाइलर का इंट्रो करें कि बेसिकली कंपाइलर उसको कहते हैं टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ द एग्जीक्यूशन पर्पस। ये छोटे से लेंगे डेफिनेशन है कंपाइलर का जो कि हम यूज करते हैं कि जी कंपाइलर इसको कहते हैं। बट ये कंपाइलर जो है ये बुनियादी तौर पे जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो उनको एज ए ट्रांसलेट तो ज़रूर करता है, बट उसके साथ साथ वो उनको ट्रांसलेट करने के साथ साथ वो उनकी सारी वो चीज़ें जो कि रिलेटेड होती हैं इस कंपाइलर से या लैंग्वेज से, क्योंकि हर लैंग्वेज का कंपाइलर अपना अपना होता है और वो उसके साथ डील कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी वही लिखा होता है कि लिखा है कि जी ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन वन रिप्रेजेंटेशन टू अनदर। वन रिप्रेजेंटेशन का मकसद ये होता है कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में एक सोर्स कोड जो है वो लिखा है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर जो है वो यूज़ होता है। वो उसको कन्वर्ट करके आपको आउटपुट जनरेट करके देता है और यूजुअली आपके पास जो है वो प्रोग्राम ही होता है। ये एक बुनियादी तौर पे कंपाइलर का इंट्रो है। और उसके बाद ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कंपाइलर के जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं, जिसमें आपके पास ये वीसी है, वीसी प्लस प्लस है, जीसीसी है, जावा सी है, फोर्टान है, पास्कल है, ये जितने भी हैं इवन ट्रांसलेटर्स हैं वो यूज़ होते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ताकि उसको कन्वर्ट करके यूज़र को दिया जाए। एक ये बात। दूसरी ये बात, ये कंपाइलर जो है वो आपको हाई लेवल लैंग्वेज तक लेकर जाता है, उसके बाद इसका काम नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप असेंबली पढ़ के आए ना, तो असेंबली का कोड जनरेट करके ये वहां तक छोड़ देता है।
और उसके बाद असेंबलर उसको क्या करता है, फिर वो एग्जीक्यूट करवाता है, मीन्स वो बिल्कुल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करवा के दे देता है आपको। एक ये बात। और दूसरी बड़ी एप्लीकेशन ये है कि ये कंपाइलर अगर नहीं होता तो आपके पास ये जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस बनी हैं उसका आज तक कोई भी कहेंगे वो नामो निशान नहीं होता, क्योंकि ये कंपाइलर की बदौलत आपके पास इतनी सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस बनी हैं जिसकी वजह से ही आपके पास ये जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूशन होती है। बट ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना, तो कंपाइलर की बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि वो प्रोग्राम को रीड कैसे करता है, रीड करने के बाद उसके फेजेस कितने हैं, वो हर फेज का अपना अपना काम होता है, वो क्या काम करता है, किस अंदाज से काम करता है, और उसमें उसका फेजेस में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या क्या की फीचर्स होते हैं, और उसके बाद वो काम करके उसे दूसरे को दे देना। तो ये सारे फेजेस जो होते हैं ये कंपाइलर के हम उसको पासेस कहते हैं। पासेस का मकसद ये होता है कि इट रिफर्स टू द रीडिंग एंड प्रोसेसिंग इनपुट। फॉर एग्जांपल आपका सोर्स कोड, ये पासेस इसको कहते हैं। मसलन आपने सोर्स कोड लिखा, वो उसे एज ए इनपुट ले लेता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करवा के या प्रोसेस करवा के आपको आउटपुट जनरेट करके दे देता है। ये बुनियादी तौर पे इसको हम पासेस कहते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकली डायग्राम है कंपाइलेशन का। आपके पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है, वो कोई भी हो, वो सी हो या सी प्लस प्लस हो या जावा हो या सी शार्प हो, और उसके नीचे आपके पास लो लेवल लैंग्वेज है जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। फॉर सपोज असेंबली लैंग्वेज ले लो, जो कि आपके पास डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। इन बिटवीन दैट आपके पास कंपाइलर है। अब देखें, बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाती हैं। एक तो यह है कि आपका लिंक बना देता है हार्डवेयर के साथ, ताकि आप हार्डवेयर से अपना काम करवा सकें। एक तो ये एप्लीकेशन है कंपाइलर बनाने का। दूसरी एप्लीकेशन ये है कि अगर ये कंपाइलर ना हो तो आपकी जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसको आप यूज नहीं कर सकते, और ना ही आप उससे कोई यूजफुल काम करवा सकते हैं। ये दूसरी एप्लीकेशन इसकी। तीसरी एप्लीकेशन इसकी ये है कि ये कंपाइलर ही वो कह लें कि लेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान लिंक क्रिएट करके उनकी कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करवा देता है, ताकि जो मकसद है वो हासिल हो जाए। ये तीन बुनियादी या कह लेंगे ये तीन वो असासी कह लें कि अफादियत हैं इस कंपाइलर के, उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जी अगर आपके प्रेसिडेंट हैं या आप में से कोई हो, वो किसी ऐसी कम्युनिटी में चला जाए या ऐसे किसी कंट्री में चला जाए, ही और शी डज नॉट नो इवन सिंगल वर्ड ऑफ देयर लैंग्वेज, व्हाट विल बी हैपन। तो ना तो वो उससे प्रॉपरली कम्युनिकेशन कर सकता है, और ना ही वो जिस मकसद के लिए गया हो या जिस मकसद के लिए वो उससे मिलने गया है वो ना मकसद ही हासिल हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके प्रेसिडेंट साहब है ना, उनको ना फ्रेंच आती है, ना अरबिक आती है, ना रशियन लैंग्वेज आती है, न क्यूबिक लैंग्वेज आती है, ये जो क्यूबा की है। तो अब क्या करना चाहिए ताकि वो जो इतने सारे इंटरनेशनल उनके रिलेशनशिप्स क्रिएट हुए होते हैं और बहुत सारे और पैक्ट्स होते हैं, तो इन दोनों के दरमियान एक बंदा होता है जो कि एक की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके दूसरे को बता देता है कि बुनियादी तौर पे उसने ये बात कही है, और फिर वो उसके रिस्पॉन्स में फिर उसी ट्रांसलेटर को बता देता है कि जी उसको बता दो कि इसका मकसद ये है। तो वो ही ट्रांसलेशन का जो काम है ना, यहाँ पर वो कंपाइलर करता है। इतनी बड़ी एप्लीकेशन है इसकी। आप चाहे कुछ भी लिखें, अगर ये कंपाइलर ना हो, वो आपकी जितनी भी लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेजेस, उसके कोई खास कह लें कि नताइज हमें हासिल नहीं हो सकते। तो कंपाइलर यही वो कह लें कि लेयर है जो कि इन सब के दरमियान या इन दोनों के दरमियान या मल्टीपल लैंग्वेजेस के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान क्या करवाता है, वो ट्रांसलेशन का काम करता है। उसके बाद आप जितना भी कोड लिखते हैं वो ह्यूमन रीडेबल होता है, और उसके लिए मशीन जो है वो इतना रिलायबल नहीं होता, क्योंकि मशीन के लिए ह्यूमन रीडेबल कोड जो है वो इतना
इजीली अंडरस्टैंड नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे हम बैक स्लाइड पे जाएं, देखें आपके पास ये सोर्स कोड है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ही लिखा गया है कि जी इंट एक्सप्रेस, फिर उसमें एक आर्गुमेंट है, फिर उसके बाद इंट डी, फिर उसकी बहुत सारी और एक्सप्रेशन है कि जी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर रिटर्न डी कर रहा है, व्हाटसोएवर। ये ह्यूमन क्लोज टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और रीडेबल के है, मगर ये मशीन से रिलेटेड या बिल्कुल जिसे हम मशीन कह लें ना कि जो मशीन अंडरस्टैंड करता है, ये ना उसके इतना क्लोज है और ना ही वो उसकी इतनी कह लें कि अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो मशीन को क्लोज करवा के देखना कि जी ये एक्सप्रेशन आई है तो ये ले लो और इसे एग्जीक्यूट करके दे दो, एक ही बात। दूसरी बात जो कि मेरे नज़र में कंपाइलर ना एक कह लें कि वो कंपोनेंट होता है जो कि कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी ऐड करके दे देता है ताकि वो पूरा सिंटैक्स बन जाए और उसको एग्जीक्यूट करवाया जाए। मिसाल के तौर पे याद हो हमने असेंबली लैंग्वेज में कहा था ना, असेंबलर जो भी मशीन लैंग्वेज में या खास करके हम असेंबली में लिखते थे, प्रिसाइज हो जाता था, वो जो काम करवाना है बस वही हम लिखते थे, बाकी सारी एग्जीक्यूशन हो जाती थी, उसमें हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती थी। मगर यहाँ पे चूंकि कंपाइलर है तो कंपाइलर बहुत सारे काम जो है ना वो खुद भी कर लेता है और बहुत सारी चीज़ों को वो खुद मैनिपुलेट करके फिर दे देता है कि जी ये ले लो। तो इसलिए ये ऑप्टिमाइज फॉर ह्यूमन रीडेबिलिटी। ऑप्टिमाइज जो वर्ड है वो ताल्लुक ये इस सेंस में रखता है सोर्स कोड या खैर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यू मस्ट राइट सच अ कोड दैट मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन एग्जीक्यूशन। वो जितने सोर्स कोड है ना जो आप लिखते हैं उसको मिनिमाइज कर किया जाए ताकि वो मिनिमाइज होने से उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये ऑप्टिमाइज वर्ड खास करके ये कंपाइलर में भी ऑप्टिमाइज कोड एक टेक्निक होती है वो जनरेट कर लेता है। उसके बाद है मैचेस ह्यूमन नोटेशन ऑफ ग्रामर, जो कि ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, वो नोटेशंस उसको ग्रामर में मैच कर लेता है। फॉर सपोज आप इंट लिख के छोड़ दे और कोई वेरिएबल डिक्लेयर ना कर दें, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आपको हमेशा जहन में रखनी होती हैं। फिर उसके बाद वो डायरेक्टली असेंबली का कोड जनरेट करता है। असेंबली का मैंने बताया था बड़ा ऑप्टिमाइज कोड होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बुनियादी तौर पे ये जो कंपाइलर है इसके ये दो पासेस होते हैं, एक को कहते हैं फ्रंट एंड और एक को कहते हैं बैक एंड। अब ये जो फ्रंट एंड है ना इसमें तीन चार चीज़ें आ जाती हैं, उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। एक इसका जो फ्रंट एंड का पास है वो लेक्सिकल एनालिसिस है, दूसरा सिंटैक्स एनालिसिस है, तीसरा जो है वो सेमेंटिक एनालिसिस है। ये तीन चीजें ये फ्रंट एंड में आती हैं। फ्रंट एंड का मकसद ये है इट डील्स टू द सोर्स कोड व्हिच इज रिटन इन एनी लैंग्वेज इज नियर टू द ह्यूमन। वो ह्यूमन रीडेबल और नियर टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की होती है, इसीलिए इसे फ्रंट हैंड कहा जाता है। और उसके बाद एक होता है कोड ऑप्टिमाइज इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये और कोड ऑप्टिमाइजेशन, और उसके अलावा टारगेट जनरेटेड कोड जो है ये आपके पास बैक हैंड में चला जाता है। और उसके अलावा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो है ये इन दोनों के दरमियान रहता है। ये बैक हैंड इसको इसलिए कहा जाता है कि आपका ये जो सोर्स कोड है इसको लिखने के बाद इसको बिल्कुल मशीन लेवल पर लेकर जाना और मशीन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, उसीलिए हम कहते हैं ये बैक हैंड है। उसमें दो ही इसके पासेस आते हैं, एक कोड ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा होता है टारगेटेड कोड जनरेशन। अब इसमें सबसे पहले जो है वो फ्रंट हैंड में आपके पास होता है लेक्सिकल एनालिसिस, और उससे भी पहले अगर हम देखें तो सोर्स कोड ही होता है। और इन दोनों का लिंक एक फ्रंट हैंड का और बैक हैंड का दो चीजों के साथ होता है, एक को कहते हैं सिंबल टेबल और एक को कहते हैं एरर हैंडलर। इन दोनों के साथ होता है इनका सबका ताल्लुक, वो चाहे लेक्सिकल एनालिसिस हो, सिंटैक्स एनालिसिस हो, सिमेंटिक एनालिसिस हो, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर हो, कोड ऑप्टिमाइजेशन हो, टारगेट कोड जनरेशन हो, इन सब पासेस की लिंक जो है इन दो अहम चीजों के साथ जो है जिसे हम कहते हैं सिंबल टेबल मैनेज या मैनेजर या फिर
एरर, दूसरा जो है वो एरर हैंडलर होता है। इन दोनों के साथ इन सब का लिंक होता है। अब ये जो सिंबल टेबल है, इसके पास बुनियादी तौर पर आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आप वेरिएबल्स हो, वो आपके फंक्शंस हों, वो आपकी कोई हेडर फाइल्स हों, वो आपके कोई एक्सप्रेशंस हों, ये सब की इंफॉर्मेशन इसके पास होती है और इसे पता होता है कि यूज़र ने कब उसे डिक्लेयर किया है, उसका यूजेज उसने कब किया है, कहाँ पर किया है। इसीलिए सिंबल टेबल जो है वो यूज होता है। अगर ये सिंबल टेबल ना होती तो आपके पास ये जितने भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये तो पता ही नहीं चलता ना कि ये है क्या। एक ये बात। दूसरी इसकी बड़ी बात ये होती है, ये सिंबल टेबल ही होती है जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर ना करें, इंट ना लिखें और डायरेक्ट कहें कि a इक्वल्स टू 5, तो एरर जनरेट होता है। वो एरर हैंडलर काम करता है, बट उसको एक्नॉलेज जो है ये सिंबल टेबल करता है कि सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज नॉट डिक्लेयर बाय द यूजर। वो डिक्लेयर्ड नहीं है, उसने कोई बताया ही नहीं है कि ये ए है क्या। एज अ यूजर डिफाइन कोई फंक्शन है या प्री डिफाइन कोई फंक्शन है या कोई कुछ और है, मैक्रो है, क्या है। तो इसलिए वो सिंबल टेबल होता है जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। और उसके बाद ये एरर हैंडलर है, वो जितने भी एरर्स होते हैं वो सारे के सारे हैंडल इसकी पार्ट्स होती हैं कि वो उसे हैंडल कर ले। तो ये दो पासेस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहले पास में इनपुट आ गया, दूसरा पास उसे इनपुट को लेकर वो आउटपुट के लिए मशीन कोड में कन्वर्ट करके दे देता है, और जब मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद एग्जीक्यूशन जो है वो हो जाती है। इज इट क्लियर बाबा टिल टू नाउ? जी सर। ओके। ठीक है बाबा, यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं ताकि आपको ये भी पता चले। कहते हैं फ्रंट हैंड रिकॉग्नाइज लीगल एंड इलीगल प्रोग्राम्स, कि वो जो प्रोग्राम लिखा हो क्या है, कि वो लीगल है या इलीगल है। और लीगल या इलीगल को यूं समझे बेटा, देखो ये जितने भी लैंग्वेजेस है ना, वो उनकी कोई ना कोई ग्रामर होती है। बगैर ग्रामर के ये लैंग्वेजेस काम नहीं करती। मिसाल के तौर पे ना, अगर हम इंग्लिश को ही ले लें, उर्दू को ले लें, सिंधी को ले लें, किसी और लैंग्वेज को ले लें, इसकी भी एक ग्रामर होती है। अगर ये ग्रामर ना हो तो आप इस लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते। और यूज तो दूर की बात है, अगर आप कुछ भी यूज कर लें तो उसमें प्रॉपर मकसद आप उसमें से अखज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अली इज अ बॉय, अगर इसको हम ये कहें बॉय इज अली, तो ये जो ग्रामर है ना ये प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो फ्रंट एंड है ना, ये इस चीज को भी आइडेंटिफाई करता है कि ये जो यूजर ने प्रोग्राम लिखा है, आइधर ये प्रॉपरली ग्रामर के रूल मीन्स वो जो सिंटेक्स है उसके रूल के एन मुताबिक है या नहीं। नहीं है तो वो क्या कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। जैसे मैंने कहा ना कि आप क्या करें कि जी इंटीजर ए लिखें, सेमीकोलन छोड़ दें, तो अगेन एरर, क्योंकि उसकी ग्रामर के रूल के मुताबिक ये क्या है, गलत है। अगर आप सेमीकोलन दे देंगे तो वो कहेगा जी अब ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अगर इस तरह के आपने कोई एरर्स क्रिएट किए हैं या एरर आपने लिखा है जो प्रोग्राम उसमें एरर है, वो क्या करेगा, रिपोर्ट कर देगा कि जी एरर्स। वो एरर हैंडलर काम करेगा। प्रोड्यूस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड प्रिलिमिनरी स्टोरेज मैप। तो ये सारे ये जो है ना आपके पास ये मैपिंग है, ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान है, ये बुनियादी तौर पे मैपिंग करवाता है इनकी। और उसके बाद ये आपके पास सेम वही, बट यहाँ पर थोड़े से टर्मिनोलॉजी चेंज हो गए। फ्रंट एंड पे ये जो पहला है ना स्कैनर, अब ये लेक्सिकल एनालाइजर को कहते हैं, स्कैनर भी कहते हैं, और उसके अलावा इसको लेक्सिकल एनालिसिस भी कहते हैं, और इसको बेसिक इनपुट भी कहते हैं। बट मोस्टली इसके दो ही, टोकनाइजर भी कहते हैं इसको। बट ये तीन चीजें, टोकनाइजर और लेक्सिकल एनालिसिस और स्कैनर, क्यों?
क्योंकि ये जो पहला फेस है ना, ये या पहला पास कंपाइलर का, वो जो है वो आपके पास हमेशा सोर्स कोड को इनपुट लेता है। सोर्स कोड को जब इनपुट लेता है तो वो सोर्स कोड को स्कैन करता है पूरी लाइन को, बट करेक्टर बाय करेक्टर स्कैन करता है। वो जब स्कैन करता है तो इसीलिए भी हम इसे कहते हैं स्कैनर। और लेक्सिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक करेक्टर को वो लेक्सिम में कन्वर्ट करता है, या जिसे हम टोकन कह लें, वो उस टोकन में कन्वर्ट करता है, तो इसीलिए भी हम इसे कहते हैं टोकनाइजर। और वो जब वो टोकन बनाता है तो टोकन बनाने के बाद वो टोकन्स बुनियादी तौर पे एज अ इनपुट दे देता है पार्सर को, बट एज अ आउटपुट होते हैं लेक्सिकल एनालिसिस का। समझे? सोर्स कोड इज द इनपुट फॉर द लेक्सिकल एनालिसिस. When lexical analysis generate the output in form of the tokens, that token will be the input for the parser or syntax analyzer or parser tree. ये दो चीजें कि एक पास ने सोर्स कोड को इनपुट ले लिया, वो सोर्स कोड को इनपुट लेने के बाद बहुत सारी चीजों को चेक कर देता है। मिसाल के तौर पे लेक्सिकल एनालिसिस में जैसे ही सोर्स कोड इनपुट गया, आप प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो एक लाइन में नहीं लिखते। आपने मिसाल करो सी का प्रोग्राम लिखा, वाइड मेन, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा इंटीजर, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, टिल टू उसकी एंडिंग बॉडी तक। तो ये जितने स्पेसेस हैं, ब्लैंक स्पेसेस, इनको रिमूव करना भी लेक्सिकल एनालिसिस का काम होता है। इवन इसीलिए वो अक्सर कहते हैं कि जी आप पूरी का पूरा प्रोग्राम एक लाइन में ही लिख लो ना, सीधा का सीधा, तो भी एग्जीक्यूट होता है। इट मीन दैट आपके जी जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, वो ब्लैंक स्पेसेस हो, वो टेप्स हो, वो आपके सीक्वेंस फॉर्मेट सीक्वेंस हो, वो सारे के सारे रिमूव जो है वो करने की जो कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लेक्सिकल एनालिसिस की होती है। और इसको रिमूव करने के बाद टोकन जनरेट करना, ये काम भी लेक्सिकल एनालिसिस, जिसको हम स्कैनर कहते हैं, ये काम उसी का ही होता है। और जैसे ही टोकन जनरेट करता है तो चेक करता है कि उसके पास प्रॉपर टोकन आया है या नहीं। मिसाल के तौर पे आपने इंट ए लिख लिया, वो इंट तो पढ़ लेगा जी, अच्छा जी इंटीजर है, उसके बाद उसको पढ़ेगा कि जी इंट ए इज अ वेरिएबल। उसके लिए वो क्या करेगा, वो सिंबल टेबल में उसकी एंट्री बना देगा। अब एंट्री बनाएगा, वो काम कैसे होगा वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ा सा यहाँ से रिकेप करवा देता हूँ आपको, ये काम होता क्या। वो टोकन बन गया, वो टोकन एज अ आउटपुट होता है स्कैनर से, और इनपुट होता है पार्सर के लिए। अब पार्सर क्या करता है, उस टोकन पर पार्स ट्री जनरेट करता है, वो ट्री फॉर्म में, उसमें से वो नॉन टर्मिनल और टर्मिनल, इन दोनों को आइडेंटिफाई करके वो पूरी ट्री बना देता है। अब इस ट्री के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक होता है टॉप डाउन ट्री, एक होता है बॉटम अप ट्री। और उसमें आपके पास बहुत सारे और LL1 ग्रामर होता है, और उसके अलावा लेफ्ट हैंड ग्रामर, इस तरह के और ग्रामर्स होते हैं। ये सारे के सारे अगेन ग्रामर। फिर ये पार्सर जो है वो जनरेट करेगा ये जो ट्री, वो एज अ आउटपुट होता है पार्सर का, और इनपुट होता है सेमेंटिक एनालिसिस का। और ये सेमेंटिक एनालिसिस आपके जितने भी कह लें कि एरर्स हैं, जैसे आपने सेमीकोलन नहीं दिया, या फिर आपने वो जो a इक्वल्स टू समथिंग लिख के आप उसकी एक्सप्रेशन को क्लोज नहीं किया, कितनी ब्रैकेट्स ओपन हुई हैं, कितनी क्लोज हुई हैं, ये उसके बाद ये फिर क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। वो आउटपुट इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के लिए चला जाता है। फिर इंटरमीडिएट कोड क्या करता है, वो आपके पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है खास करके पार्स ट्री, जिसे हम सिंटैक्स एनालिसिस कहते हैं, और इंटरमीडिएट कोड, इसको हम कहते हैं एड्रेस 3 कोड, या 3 एड्रेस कोड हम कहते हैं, कि 3 वेरिएबल्स में या 3 एड्रेस मोड में वो कोड जनरेट करके ऑप्टिमाइजेशन कोड को दे देता है, या कोड ऑप्टिमाइजेशन पास को दे देता है। वो कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है,
कि वो जितना लिखा हुआ कोड यूजर की तरफ से आया है उसको मिनिमाइज कर लेता है ताकि उसकी एग्जीक्यूशन या उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। और उसके बाद वो जितना कोड लिख लेता है असेंबली से, तो वो टारगेटेड जो मशीन होती है आपके पास, वो कोई भी हार्डवेयर हो, वो उसमें उसको कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करवाती है। ये सारे पासेस, या ये कह लेंगे ये वो पूरा स्ट्रक्चर है आपके इस कंपाइलर का। बस हमारा कह लेंगे सिलेबस भी यही है। पहला है आपके पास लेक्सिकल एनालिसिस, फिर उसके बाद सिंटैक्स एनालिसिस, फिर उसके बाद सेमेंटिक एनालिसिस, और उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, फिर उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन, और दो जो लास्ट वन है वो टारगेटेड कोड जनरेशन है। ऐसे कह लें ये सारा का सारा हमारा सिलेबस भी यही है, और इसी पे ही हमारे कह लें कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की बाकी डिटेल गुफ्तगू होगी कि जी लेक्सिकल एनालिसिस में हम जब पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल इंट्रो करेंगे कि जी ये लेक्सिकल एनालिसिस क्या है, टोकन कैसे जनरेट होते हैं, और फिर टोकन लेक्सिम जब बनने के बाद उसकी पैटर्न क्या होती है, फिर वो पार्सर को इनपुट कैसे जाता है, और पार्सर्स में सिंटैक्स सिंटैक्स से हमें पता चल जाता है सिंटैक्टिकली जो एरर्स हैं वो उसे आइडेंटिफाई कैसे करता है। और जब ट्री बन जाती है तो ट्री में से वो कौन सी ट्री को यूज करता है, कि वो टॉप डाउन को यूज करता है या फिर बॉटम अप ट्री को यूज कर लेता है, और उसमें से वो ग्रामर जो LL1 है या जितने और एम्बिगुअस नॉन एम्बिगुअस ग्रामर्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई कैसे करता है। और बाकी इस तरह से आपके पूरे जो ये पासेस हैं ये बुनियादी तौर पे काम करते हैं। ये वही स्कैनर के बारे में लिखा हुआ है, मैप्स करेक्टर स्ट्रीम इनटू अ वर्ड्स बेसिक यूनिट ऑफ सिंटैक्स, प्रोड्यूस अ पेयर्स अ वर्ड एंड इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उसके बाद ये स्कैनर का है कि जैसे आपने लिखा है x इक्वल टू ax प्लस वाई, तो ये ax एक कह लें कि टोकन है, इक्वल एक ऑपरेटर है, फिर x दोबारा एक टोकन है, प्लस जो है वो ऑपरेटर है, y दोबारा एक टोकन है। तो ये प्रॉपरली जो रीड करेगा ये बुनियादी तौर पे टोकन होता है ये। और ये x जो है ये आपके पास ये टर्मिनल होता है, और उसके बाद ये उसको इस तरीके की पार्स ट्री में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसमें से वो डेटा को रीड करता है। अब टोकन्स में आपके पास ये नंबर्स और आइडेंटिफायर्स प्लस माइनस न्यू वाइल इफ ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके पास टोकन्स में आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये पार्सर में चला गया, और पार्सर क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री सिंटैक्स एंड रिपोर्ट्स एरर, ये इनको हम देखेंगे वन बाय वन कि ये बुनियादी तौर पे होते क्या हैं। और ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो उसकी थोड़ी सी ये चीज़ें आ गई हैं तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं। देखें एस जो है वो हमेशा स्टार्ट सिंबल होता है, वो कैपिटल होता है, और नॉन टर्मिनल सिंबल उनको कहते हैं जो कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। ये हम आएंगे आगे, ग्रामर के कुछ रूल्स हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद ये टर्मिनल्स क्या होते हैं ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इवन बहुत सारा इस पे काम भी करेंगे हम। टी जो है वो टर्मिनल को डिनोट करता है, बट टर्मिनल जो है हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और आपके पास ये जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने कहा कि एस इक्वल टू ए का ABC ऑब्लिक, और उसके बाद एक और प्रोडक्शन बनाएंगे GCDEF, तो ये आपके पास जो है वो प्रोडक्शंस कहलाती हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है बेटा, टिल टू नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी बाबा।
No question, sir. Anybody else? Sir, जी जी फहद। no question. जी बाबा, कोई और? You have 3 minutes. 3 minutes you can ask any question. समीर, आप अटेंडेंस जरूर स्नैपशॉट लेकर फिर शेयर कर दीजिएगा। जी सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए, सेंड कर रहा हूँ। हाँ जी, आप सेंड कर लें। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपने कंपाइलर के फर्स्ट फेज से जो है वो अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था ताकि आपको पता चले कि कंपाइलर क्या है, कंपाइलर काम कैसे करता है, और कंपाइलर के पासेस कितने हैं, और हर पास में वो किस तरीके से काम करता है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रो था कंपाइलर का। तो टिल टू नेक्स्ट क्लास, टेक केयर योरसेल्फ। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। Yes, sir.